डिस्क्लेमर, यह एक काल्पनिक रचना है। नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। तरुण द गॉड ऑफ असुरा। डिस्क्रिप्शन कहते हैं, किस्मत वालों को ही जिंदगी दूसरा मौका देती है। कुछ ऐसी ही किस्मत लेकर पैदा हुआ था तरुण। वो एक बाहरी इंसान था जो मान कबीले में रहने लगा था। तरुण मान कबीले की सेक्रेट टेक्निक चुपके से सीख लेता है, जिस वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। लेकिन किस्मत ने दिया उसे एक और मौका। उसका पुनर्जन्म हुआ देवताओं की दुनिया में। अपने पुराने जन्म की शक्तियों के साथ देवताओं की इस दुनिया की पवित्र शक्तियों के संगम से उसकी शक्तियां दुगुनी हो गई और वह कहलाया द गॉड ऑफ असुरा। लेकिन अपनी शक्तियों से अनजान इस नई दुनिया में उसका सामना हुआ मार्शल हॉल की रानी हेला से, जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थी, जिन्होंने उसके जन्म लेते ही उसके मां को मार दिया क्योंकि उसकी मां एक बीस्ट थी। और समय के साथ मार्शल हॉल अब तरुण और उसकी गर्लफ्रेंड जिया के पीछे भी पड़ जाता है, क्योंकि जिया भी तरुण की मां की तरह एक चमत्कारी लड़की थी। क्या तरुण जिया को सुरक्षित बचा पाएगा? कौन है ये हेला और चाहती क्या है? क्या तरुण कभी अपनी पिछली दुनिया में लौट पाएगा? क्या वह अपनी मां को दोबारा से जीवित कर पाएगा? और आखिर क्या वजह है उसके पुनर्जन्म की? जानने के लिए पढ़िए रहस्य, रोमांच और एक्शन से भरी पूरी कहानी तरुण द गॉड ऑफ असुरा। अवतार फिल्म की तरह बहुत सारे पहाड़ ऊपर आसमान में हवा में लटके हुए थे, मानो उनके अंदर किसी ने हवाई जहाज का इंजन फिट कर दिया हो और वो आसमान में एक जगह ठहर गए हो। सभी उड़ते पहाड़ लोहे की बहुत मोटी मोटी जंजीरों से एक दूसरे से बंधे हुए थे। वो सभी पहाड़ काफी ज्यादा बड़े थे। आम धरती की तरह ही उन पहाड़ों पर घने जंगल और उन जंगलों से बहती हुई साफ पानी की नदियां, जिनमें ऊपर से गिरते झरनों से पानी आ रहा था। ये झरना सीधा ऊपर आसमान से गिर रहा था, जिसका कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था, मानो ऊपर वाला खुद वहां पानी डाल रहा हो। उन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ पर बसा एक सुंदर गांव, जिसका नाम मान कबीला था। उधर उन्हीं पहाड़ों के जंगलों में एक 17 साल का नौजवान किसी से बचता हुआ बहुत तेजी से भाग रहा था। कुछ उम्र में बड़े लोग उसका पीछा कर रहे थे और वो सभी उस नौजवान को पकड़ना चाहते थे, पर वो नौजवान काफी ज्यादा तेज था और वो उनसे बचता हुआ काफी तेज भाग रहा था। उसका पीछा करने वाले बड़े लोगों ने अपने छुपाए हुए छोटे हथियारों को निकालकर उस लड़के पर हमला कर दिया, पर वो नौजवान उनके हमलों से बच निकला। इस नौजवान का नाम तरुण था और इसका पीछा करने वाले ये सभी बड़े लोग मान कबीले के लीडर और उनके साथी थे, जो कि उम्र में काफी ज्यादा बड़े थे और फिर भी उनमें बहुत फुर्ती और ताकत थी। तरुण उनसे बचता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी एक लीडर ने एक साथ ढेर सारे चाकू बहुत तेजी से तरुण को निशाना बनाकर उसकी तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो चाकू तरुण के करीब आए, तरुण पल भर में उन सभी चाकुओं को जांचकर और भागते हुए हवा में ही कूदकर इस तरह से घूमा कि सारे चाकू उसके शरीर के पास से होकर गुजर गए, लेकिन एक भी चाकू उसे छू तक नहीं पाया। लीडर ने इससे हैरान होकर मन ही मन कहा, इसके पास पर्पल डायमंड आंखें हैं, सच में ये बच्चा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी उस लीडर ने दोबारा से तरुण पर छोटी सुइयों से वार कर दिया। तरुण अपनी पर्पल डायमंड आंखों से उसके इस वार को देखकर मन ही मन कहा, ओ तो दूसरे लीडर छोटी घातक सुइयों से हमला कर रहे हैं। तरुण ने अब एकदम से भागते हुए बचने के लिए हवा में घूमते हुए गुलाटी मारकर उनके इस वार को भी नाकाम कर दिया और भूतों की चाल का इस्तेमाल करके आगे निकल गया। बड़े लीडर तरुण की इस चाल को पहचान गए और मन ही मन हैरान होकर कहा, इसने अभी भूत की चाल का इस्तेमाल किया। ये बच्चा तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। चलो देखते हैं कि तुम इसका कैसे सामना करोगे बच्चे। इतना कहकर उस लीडर ने एक हथियार निकाला और उससे सीधा तरुण पर वार कर दिया। उस हथियार में से एक साथ बहुत सारी सुइयां निकलकर तरुण की तरफ गोली से भी तेज स्पीड से गई। वो सभी इतनी तेज और ताकतवर थी कि एक पेड़ के आर पार हो गई और पेड़ में कई छेद हो गए। इसके बावजूद भी वो तरुण को लगने ही वाली थी कि तभी तरुण रुककर पीछे मुड़ा और अपने एक और हुनर का इस्तेमाल कर दिया। तरुण के हाथ एकदम से सफेद पड़ गए और वो अपने हाथों से ही उन सभी सुइयों को स्पीड के साथ पकड़कर नाकाम करके वहीं फेंककर फिर से भागने लगा। क्या अभी उसने मेरी सुइयों के बौछार हमले को नाकाम कर दिया, और वो भी अपने हाथों से? ये कैसे मुमकिन है? लीडर काफी ज्यादा चौंक कर मन ही मन सोचने लगा, इसकी इतनी हिम्मत, सारे एक साथ मिलकर इस पर हमला करो, आज ये यहाँ से बचकर ना जाने पाए। लीडर गुस्से में जोर से चिल्लाया। तरुण ऊपर उड़ने वाले पहाड़ों से भागते हुए पहाड़ी के नीचे शैतान की घाटी की तरफ बढ़ गया था। वो पहाड़ों पर बंधी जंजीरों का सहारा लेकर वहां से अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा था। तभी लीडर जोर से चिल्लाया, वो शैतान की घाटी की तरफ बढ़ रहा है, इससे पहले कि ये वहां पहुंचे पकड़ो इसे। जो करना है करो, पर इसे वहां पहुंचने से पहले रोको। उसके इतना कहते ही सभी ने एक साथ दूर से ही तरुण पर हमला कर दिया। सभी ने अपने छुपाए हुए छोटे हथियारों का इस्तेमाल करके तरुण पर हमला किया, पर तरुण उनके सभी हमलों से बचकर निकल गया। तरुण झरने के पास से होता हुआ शैतान की घाटी की तरफ बढ़ता ही गया।
शैतान की घाटी तक पहुंचने के लिए आखिरी पहाड़ बचा था, इसलिए अब वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से फिर से लीडर ने तेज धार वाले छुपे चाकुओं से तरुण पर वार किया, पर तरुण उनसे भी बचकर निकल गया। वो हमला काफी ज्यादा ताकतवर था। चाकू तरुण को तो नहीं लगे, पर जाकर पहाड़ को आपस में जोड़ने वाली जंजीर पर जा लगे और वो लोहे से बनी जंजीर वहीं से टूट गए। तभी तरुण कूदकर जंजीर के टूटे हिस्से को पकड़कर उसके सहारे से वहां से बचकर निकल गया। आगे शैतान की घाटी आ गई थी, इसलिए तरुण शैतान की घाटी के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया और नीचे बहते हुए लावे को देखने लगा। तरुण ने मन ही मन खुद से कहा, आखिर आज वो दिन आ ही गया। तभी पीछे से सभी लीडर वहां आ गए और सबसे बड़े लीडर ने गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहा, अब बस बहुत हुआ तरुण, हार मान लो, क्योंकि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तरुण ने जवाब दिया, मैं अच्छे से जानता हूँ कि कबीले के अंदरूनी हिस्से में चुपके से घुसना और वहाँ की गुप्त तकनीक सीखना सख्त मना है, इसके लिए बिल्कुल भी माफी नहीं है। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मैंने जो भी उससे सीखा है उसे अपने तक ही सीमित रखा है। ये सब मैंने किसी को भी नहीं दिया। मैं ये सब आपसे माफी पाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटका। मेरी ये जिंदगी और ये सारी टेक्निक मुझे मान कबीले से ही प्राप्त हुई है और आज मैं वो सब आपको वापस लौटा रहा हूँ। इतना कहकर तरुण ने मान कबीले से प्राप्त हुई गुप्त तकनीक का सबसे ताकतवर हथियार निकाल लिया। उसे देखकर सभी लीडर चौंक गए। वो हथियार एक काफी ज्यादा ताकतवर और चमकदार मेटल से बना हुआ एक कमल के फूल की शेप में था। उस हथियार को देखकर मान कबीले के सबसे बड़े लीडर ने हैरान होकर मन ही मन खुद से कहा, इसने मान कबीले का सबसे ताकतवर गुप्त हथियार भी बना लिया। वो हथियार तरुण के हाथ में एक बंद कमल के फूल की तरह था। अब तरुण ने उसे अपने हाथ से छोड़ दिया और वो हथियार एक पूरी तरह से खिले हुए कमल के फूल का आकार लेकर तरुण के सामने हवा में एक जगह रुक गया। फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां से आया और कहां मेरी मंजिल मुझे लेकर जाएगी, लेकिन मैं हमेशा ही मान कबीले का रहूंगा, फिर चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप किसी बाहरी इंसान को नियम तोड़ने के बाद कबीले में रहने की अनुमति नहीं देंगे। अगर ऐसा ही है तो मेरे अवशेषों को इस उबलते हुए गर्म लावा में बहने दे। तरुण ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा। इतना कहते ही तरुण ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके शरीर से पीली रोशनी निकलना शुरू हो गई। ये देखकर दो लीडर ने तेजी से तरुण की तरफ झपट्टा मारा, पर तरुण ने बड़े आराम से अपने हाथों से उन्हें पीछे धकेल दिया और वो दोनों लीडर वापस अपनी जगह तक धकेले गए। तरुण के शरीर से अब भी वो पीली रोशनी बाहर निकल रही थी। अब तभी तरुण ने अपने दोनों हाथों को झटके से फैलाया और उसके पहने हुए कपड़े फटकर टुकड़ों में बंटकर कागज के टुकड़ों की तरह हवा में लहर गए और तरुण का शरीर पूरा नंगा हो गया। इसने इस दुनिया के आज तक के इतिहास की सबसे महान अंदरूनी आत्मा की मार्शल आर्ट भी सीख ली। बड़ा लीडर हैरान होकर सोचने लगा, मैं आज ठीक वैसे ही नंगा हो गया हूँ जैसे मैं इस दुनिया में आया था। मान कबीले के लिए बुद्ध भगवान का ये क्रोधी कमल मेरा आखिरी उपहार है। अब मैं अपने साथ मान कबीले से ताल्लुक रखने वाली कोई भी चीज लेकर नहीं जा रहा हूँ। इतना कहकर तरुण सीधा शैतान की घाटी में बहते हुए लावे में कूदने के लिए आगे बढ़ गया। भगवान बुद्ध के क्रोध का कमल कबीले के सबसे बड़े लीडर के हाथ में आ गया था और उसने पीछे से आवाज लगाकर तरुण को रोकना चाहा, तरुण रुको। उसकी आवाज सुनकर तरुण रुक गया, पर उसने पीछे की तरफ बिल्कुल भी पलट कर नहीं देखा। तरुण रुककर अपने सामने बहते हुए लावे को ही देख रहा था। कबीले के सबसे बड़े लीडर थोड़ा आगे आए और अपने हाथ में पकड़े हुए हथियार को देखते हुए कहा, ये इस धरती का आज तक का सबसे घातक हथियार है। जिसके पास भी ये हो वो पल भर में किसी भी ताकतवर इंसान को खत्म कर सकता है। तुम्हारे पास ये हथियार था, पर उसके बाद भी तुमने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। चाहते तो तुम हम सबको मारकर यहाँ से बड़ी आसानी से भाग सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और इस हथियार को हमें वापस लौटा दिया। इसी से साबित होता है कि तुम मान कबीले के लिए अपने दिल में कितनी वफादारी रखते हो। इसमें कोई शक नहीं कि तुम बाहर से आए शिष्य हो, पर तुमने आज जो वफादारी हमें दिखाई है वो किसी और में बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसलिए अब तुम्हें ऐसा कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मान कबीले को तुम्हारे जैसे ही वफादार और टैलेंटेड बच्चों की सख्त जरूरत है। तुम हमारे साथ वापस आ सकते हो, इससे हमें बड़ी खुशी होगी। उनकी इस बात को काटते हुए दूसरे लीडर ने कहा, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, हम अपने नियम नहीं बदल सकते। तुम बस चुप हो जाओ। नियम गद्दारों के लिए बनाए जाते हैं, ना कि तरुण जैसे वफादार, सच्चे और ईमानदार बच्चे के लिए, जिसके दिल में हमारे मान कबीले के लिए इतनी वफादारी है। सबसे बड़े लीडर ने उस लीडर को जवाब दिया। तरुण ने जब उनकी यह बात सुनी तो बिना पीछे मुड़े शांत होकर जवाब दिया, दूसरे लीडर बिल्कुल सही कह रहे हैं। नियम को बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। सब कुछ पता होने के बाद भी मैंने ये गलती की है और अब मुझे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, वरना कल कोई और भी ऐसी हरकत कर सकता है। आपने मुझे माफ किया, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अब मैं मौत के डर से अपने पांव बिल्कुल भी पीछे नहीं हटाने वाला। मान कबीला हमेशा मेरे दिल में रहेगा।
इतना कहकर तरुण सामने बहते हुए लावे की नदी में कूद गया, जो कि बहुत गहरी थी। उसके कूदते ही कबीले का सबसे बड़ा लीडर तेजी से उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तरुण लावे की नदी में कूद चुका था और इससे कबीले के सबसे बड़े लीडर की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने खड़े होकर उस हथियार को अपने हाथों में भींचते हुए भावुक होकर बोले, तुमने ऐसा क्यों किया तरुण? आज तुमने हमको बहुत चौंकाया है। तभी पीछे से एक लीडर उनके पास आया और बोला, मेरे भाई तुम उस गद्दार के लिए इतने भावुक क्यों हो रहे हो? गद्दार? किसने कहा कि वो एक गद्दार था? क्या तुमने कभी किसी गद्दार को हमारी सारी गुप्त तकनीक सीखने के बाद भी हमारे साथ रहता हुआ देखा है? क्या तुमने कभी किसी गद्दार को अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपनी जान देते हुए देखा है? क्या तुमने कभी किसी गद्दार को हमारे सबसे ताकतवर हथियार के होने के बाद भी हम पर हमला न करते हुआ देखा है? सबसे ताकतवर हथियार के होने के बाद भी उसने हमें नहीं मारा। चाहता तो मार सकता था, पर उल्टा उसने हमें इस हथियार को उपहार के रूप में सौंप दिया और अपनी जान दे दी। लीडर ने गुस्से से भरकर जवाब दिया। लीडर ने आगे उदास होकर कहा, तरुण एक गद्दार नहीं था, वो एक सबसे ज्यादा काबिल, बुद्धिमान और टैलेंटेड लड़का था। इसके जैसा लड़का पिछले 200 सालों में हमने कभी नहीं देखा। इसके बाद भी कि उसने चुपके से हमारी गुप्त तकनीक सीख ली थी। दूसरे लीडर ने टोकते हुए कहा। ये सुनकर लीडर ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचकर जवाब दिया, अगर तुम भगवान बुद्ध के क्रोध का कमल बना लेते तो मैं तुम्हारी चोरी पर भी अपनी आंखें भींच लेता। तुम गलत थे और मैं भी। इसके ठीक पहले हमारे सामने कबीले की शान का मौका खिसक गया है। अब और कुछ मत कहो और मेरा आदेश सुनो। सभी सदस्य बाहर जाओ और शैतान की घाटी के आसपास तरुण की तलाश करो। मैं उसके शरीर को देखना चाहता हूँ। जब तक वो जिंदा हो, अब से तरुण मेरा आंतरिक शिष्य होगा। यदि वह जीवित है तो वह मेरे मुखिया पद का एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। जैसा आप कहें। सभी ने एक साथ मुखिया की बात सुनकर जवाब दिया और वहां से तुरंत चले गए। बहते हुए लावे की नदी में गिरकर भी क्या तरुण बच पाएगा और क्या सच में कबीले के मुखिया उसे अपना उत्तराधिकारी बना देंगे? तरुण ऊपर पहाड़ी पर से नीचे गिर गया था। नीचे गिरकर वो मर गया और उसकी आत्मा कई दुनियाओं को पार करती हुई एक दूसरी दुनिया में चली गई। इस दुनिया को देवताओं की दुनिया, गॉड्स लैंड कहा जाता था। पहले वाली दुनिया की तरह ही ये दुनिया भी काफी रहस्यमयी थी। एक ऐसी दुनिया जहां लोगों को उनकी शक्तियों के हिसाब से रैंक में बांटा जाता था। इस दुनिया में भी तरुण का जन्म एक लड़के के रूप में हुआ। तेजस और रोहिणी आज बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज उन्हें उनका पहला बच्चा हुआ था। तेजस इस दुनिया का काफी ताकतवर इंसान था, जिसके पास नीले हथौड़े की ताकत थी और उसकी रैंक 96 थी। तेजस एक अच्छे समुदाय से ताल्लुक रखता था, पर रोहिणी जो कि एक इंसान नहीं थी, उससे प्यार करने की वजह से तेजस को उसके समुदाय के लोगों ने ही वहां से निकाल दिया था। पर इससे तेजस को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको उसका प्यार मिल गया था और आज उसका पहला बेटा भी पैदा हो चुका था। आज तेजस और रोहिणी काफी ज्यादा खुश थे। आखिर इतने सालों के बाद उनका परिवार पूरा जो हो गया था। रोहिणी ने अपने बेटे को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था और तेजस के कंधे से अपना सिर लगाकर बैठी हुई थी। रोहिणी ने उदास होकर कहा, कितना अच्छा होता ना अगर आज हम तुम्हारे समुदाय में होते। चारों तरफ खुशी का माहौल होता और हमारे बेटे को लाखों दुआएं मिलती। तुम क्यों उन लोगों का जिक्र कर रही हो रोहिणी, जिन्होंने हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं की? मार्शल हॉल के डर की वजह से उन्होंने हमें हमारे ही घर से निकाल दिया और आज हम दोनों ऐसे भटकते और छुपते फिर रहे हैं। हमारी इस हालत के आज वही जिम्मेदार है। और रही हमारे बेटे के लिए दुआओं की बात, तो माँ बाप से ज्यादा किसी की भी दुआओं का कभी असर होता है क्या? उसके लिए हम दोनों ही बहुत है। अब बेकार में हमारे बेटे के इस दिन को ऐसे उदास होकर खराब मत करो। आज खुशी का दिन है। इतने सालों बाद ऊपर वाले ने फिर से हमारी झोली खुशी से भरी है। तेजस ने समझाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई जो मैंने इस बात का जिक्र करके अपने प्यारे पति का मूड खराब कर दिया। चलो अब पहले अपना मूड सही करो और हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा सा नाम सोचने में मेरी मदद करो। रोहिणी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, अब की न तुमने कुछ अच्छी बात। तेजस ने प्यार से रोहिणी की तरफ मुस्कुराकर कहा, अब आपका मूड ठीक हो गया हो तो अपने बच्चे के लिए एक प्यारा सा नाम सोचे। रोहिणी ने तेजस के गाल को हल्का सा खींचते हुए पूछा, हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं। तेजस ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है तो क्या नाम सोचा आपने? रोहिणी ने पूछा, मैं सोच रहा था कि इसका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हम दोनों के नाम जुड़े हो और वैसे भी हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, तो इसका नाम भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हम दोनों के नाम समाये हो। तेजस ने कहा, ये तो आपने बिल्कुल अच्छा सोचा है, तो अब नाम भी बता दो। मैं बहुत बेसब्र हो रही हूँ अपने बेटे का नाम सुनने के लिए। रोहिणी ने उत्सुकता से कहा, मैंने सोचा है कि हम हमारे बेटे का नाम अपने नामों को मिलाकर रखेंगे। मेरे नाम का पहला अक्षर त और तुम्हारे नाम का पहला अक्षर। तेजस ने बताया, मतलब तर। पर आपको नहीं लगता कि ये नाम कुछ जचा नहीं हमारे बेटे पर और कुछ ज्यादा ही छोटा है? रोहिणी ने नाक चढ़ाते हुए कहा, तर नहीं रोहिणी, तर भी कोई नाम होता है क्या? तेजस ने बताते हुए कहा, तर नहीं तो फिर क्या?
रोहिणी ने पूछा। जिसके अंदर बिजली जैसी गरज और चमक हो, वैसा है हमारा बेटा, इसलिए इसका नाम तरुण। तरुण नाम रखेंगे हम हमारे बेटे का, तेजस ने जवाब दिया। तरुण, वाह, ये तो काफी अच्छा नाम है हमारे बेटे के लिए और इस पर पूरी तरह से जचता भी है। इस नाम को सुनकर बिजली की गरज और रोशनी का एहसास होता है, और हो भी क्यों ना। मेरा बेटा भी अपने पिता की तरह एक दिन ताकतवर आदमी बनेगा, जो अपने पिता की तरह बिजली से भरे हुए नीले हथौड़े को चलाएगा, रोहिणी ने खुश होकर कहा। इसके बाद रोहिणी ने अपने बेटे के कान के पास आकर 3 बार उसका नाम पुकारा, तरुण तरुण तरुण। तरुण नाम को सुनकर छोटे से बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मानो वो बताना चाह रहा हो कि उसको ये नाम बहुत पसंद आया। उसे मुस्कुराता देखकर रोहिणी ने मुस्कुराकर कहा, अरे, लगता है छोटे तरुण को अपने पिता का दिया हुआ ये नाम काफी ज्यादा पसंद आया है, आएगा भी क्यों ना, उसके पिता ने जो दिया है। तेजस ने छाती फुलाकर हंसते हुए कहा। तेजस और रोहिणी भी अब एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लग गए। ये तरुण का दूसरा जन्म था और इस जन्म में भी उसका नाम तरुण ही रखा गया था। तेजस और रोहिणी सारी दुनिया से दूर पहाड़ों के बीच अपना एक छोटा सा घर बनाकर रहते थे। वो सबसे दूर इसलिए रहते थे जिससे किसी को भी उनके बारे में पता ना चले, क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग बुरी तरह से हाथ धोकर पड़े हुए थे और उनसे बचने के लिए ही तेजस और रोहिणी छुप कर रहते थे। शाम हो चुकी थी और तेजस और रोहिणी एक दूसरे के साथ एक बड़ी सी कुर्सी पर सोए हुए थे। तरुण को उन्होंने अपने पास ही एक पालने में लेटाया हुआ था और रोहिणी तेजस की गोदी में बैठे हुए ही साथ में कुर्सी पर ही सो गई थी। तभी उनके घर के बाहर एक हलचल हुई। कोई चीज बड़ी आराम से उनके घर के पास से गुजरी थी और इससे तेजस की आंखें एकदम से खुल गई थी। तेजस नींद से जाग गया था और उसके उठने के बाद रोहिणी भी जाग गई थी। जैसे ही रोहिणी नींद से उठकर कुछ कहने ही वाली थी, तेजस ने एकदम से उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया और आसपास हो रही हलचल को महसूस करने लग गया। ये देखकर रोहिणी भी परेशानी में आ गई और सोच में पड़ गई। रोहिणी को ऐसे परेशानी में देखकर तेजस ने धीरे से उसके कान में कहा, बिना कोई आवाज किए खड़ी होकर तरुण को गोदी में उठा लो, यहाँ हमारे अलावा भी शायद कोई है, हमें जल्दी से निकलना होगा। तेजस की बात सुनकर रोहिणी बड़े आराम से उठी और धीरे से बिना कोई आवाज किए तरुण को अपनी गोदी में उठा लिया। तेजस भी धीरे से जाकर घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और रोहिणी पीछे खड़ी होकर दरवाजे की तरफ ही देखने लगी। तेजस को किसी के कदम बड़े आराम से दरवाजे के करीब आते महसूस हुए और तेजस ने तुरंत बिना कोई आवाज किए अपने सीधे हाथ को झटका। एकदम से एक नीले रंग का बिजली की तरह चमकदार बड़ा हथौड़ा उसके हाथ में आ गया और तेजस हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। बाहर की तरफ एक आदमी ने आकर जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, एकदम से अंदर से बड़ी जोर से एक हथौड़ा दरवाजे को तोड़ता हुआ उसके मुंह पर आकर जोर से लगा और वो आदमी सीधा पीछे एक चट्टान पर जाकर लगा। अब तेजस अपने हथौड़े को लिए घर से बाहर निकल आया था और घर के बाहर का माहौल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बुरी तरह से गुस्से से भर गया था। कुछ ताकतवर शक्तिशाली आदमी अपने लोगों के साथ उनके घर को घेरे बाहर खड़े हुए थे। ये वही बुरे लोग थे जिनसे तेजस और रोहिणी छुपते फिर रहे थे और आज उन बुरे लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया था। तेजस को गुस्से में देखकर उनके लीडर ने कहा, आखिरकार तुम हमें मिल ही गए। हमने तुम्हें ना जाने कहाँ ढूंढा, पर तुम हमें कहीं नहीं मिले और आज मिले भी तो यहाँ इन पहाड़ों के बीच, जहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। अब तुम्हें कौन बचाएगा। अब तभी अपने बच्चे को लिए रोहिणी भी पीछे से घबरा कर तेजस के पास आ गई। रोहिणी के पास आते ही तेजस ने धीरे से उससे कहा, तुम्हें मेरी इजाजत के बिना अभी बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी वो लीडर जिसका नाम दारा था, उसकी नजर रोहिणी के हाथों में पकड़े हुए बच्चे पर गई। बच्चे को देखकर दारा ने कहा, ओह, तो तुम दोनों माँ बाप भी बन गए, पर अफसोस इसकी खुशी तुम ज्यादा देर तक नहीं मना पाओगे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था दारा। मेरे परिवार पर बुरी नजर डालने वाले के लिए सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। या तो हमारा पीछा छोड़कर चुपचाप यहाँ से अपने आदमियों को लेकर चले जाओ, वरना आज तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेजस ने गुस्से में दारा को घूरता हुआ कहा, ओह, मैं तो डर ही गया। दारा ये कहकर जोर से हंसा। उसकी हंसी को देखकर तेजस गुस्से में अपने दांत भींचने लग गया था। दारा ने आगे कहा, चलो तुम्हारे साथ एक सौदा करता हूँ, जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दो और मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा। ये सुनकर तेजस ने अपनी पत्नी की तरफ हल्के से देखा और रोहिणी तेजस के पास आकर उसके एक हाथ को पकड़कर उसके पीछे डरकर छिप गई। दारा रोहिणी की बात कर रहा था और इससे तेजस की आंखें और ज्यादा गुस्से में आग की तरह जलने लग गई थी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी पत्नी को तुझ जैसे राक्षस के हवाले करके अपनी जान बचाकर भाग जाऊंगा। इतना काया समझने की तूने गलती भी कैसे की। हम यहाँ 2 आए थे पर यहाँ से 3 वापस जाएंगे और अगर तेरे अंदर मुझे रोकने की ताकत है तो तू रोक कर दिखा देना, मैं तेरे शरीर से तेरी आत्मा को बाहर खींच लूंगा। तेजस ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। एकदम से तेजस का हथौड़ा लाल रंग का हो गया और उसके शरीर से लाल रंग की ऊर्जा निकलकर उसके चारों तरफ घूमने लग गई थी। ये ऊर्जा मौत के देवता की थी।
ये देखकर दारा और उसके आदमी थोड़े घबरा से गए थे, पर तेजस अकेला था और वो इतने सारे शक्तिशाली मास्टर थे, जिन सभी की रैंक 90 से ऊपर थी और दारा की अकेले की रैंक तेजस की तरह 96 थी। दारा अकेला ही तेजस के टक्कर का योद्धा था और ऊपर से उसके साथ उसके काफी ताकतवर, शक्तिशाली योद्धा भी थे, जो सब मिलकर बड़ी आसानी से तेजस को खत्म कर सकते थे। इसलिए दारा ने हल्का से मुस्कुराकर अपने साथियों की तरफ इशारा कर दिया। उसका इशारा पाते ही उसके सभी आदमी तेजस पर टूट पड़े। वो सब मिलकर तेजस को मार तो सकते थे, पर आज तेजस कुछ और ही रंग में दिखाई दे रहा था। तेजस का परिवार आज इतने सालों बाद पूरा हुआ था और वो उसे बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। तेजस जरा सा भी नहीं घबराता और अपने हथौड़े के एक ही वार में उन सभी को दूर दूर चट्टानों पर फेंक कर मारा। दारा और उसके जैसे उसके कुछ खास मास्टर आराम से खड़े होकर ये सब देखे जा रहे थे। दारा के साथी अब दोबारा गए थे और उन सब ने भी अब अपनी अपनी आत्मा शक्ति को बाहर निकाल लिया था। उन सभी ने तेजस पर हमला बोल दिया। ये देखकर तेजस ने अपनी आत्मा शक्ति को और ज्यादा बढ़ा दिया और अपनी गॉड फॉर्म को बाहर निकाल लिया। उसकी गॉड फॉर्म करीब 70 फुट ऊंची थी और उसके हथौड़े का भी साइज इससे काफी ज्यादा बढ़ गया था। तेजस की इस फॉर्म को देखकर सब हैरान हो गए थे। तेजस ने इस बार एक ही वार में दारा के उन साथियों को बुरी तरह से घायल कर दिया। वो सब घायल होकर जमीन पर ही गिर गए और फिर उठ नहीं पाते। ये देखकर दारा भी गुस्से में भर आया था और उसने अपने पास खड़े साथियों से कहा, अब इसका खेल देखते हुए काफी समय हो गया है, अब इसे अपना तरीका दिखाते हैं। इतना कहकर दारा और उसके बाकी के साथी अपनी अपनी आत्मा शक्ति को बाहर निकालकर सीधा तेजस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ तेजी से भागे। दारा और उसके जैसे उसके ताकतवर मास्टर ने अपनी अपनी आत्मा शक्ति को बाहर निकालकर तेजस पर हमला कर दिया था। तेजस अपनी गॉड फॉर्म में ही था। तेजस ने भी उन्हें अपने ऊपर हमला करता देखकर उन पर भी अपना वार कर दिया और अपने 70 फुट जितने बड़े शरीर से अपना हथौड़ा उठाकर सीधा उनके ऊपर तेजी और ताकत से वार किया। पर उन सब ने तेजस के उस वार से खुद को बचा लिया और एक साथ मिलकर तेजस पर जोर से ताकत के साथ वार किया। उन सभी का वार बहुत ताकतवर था और तेजस की गॉड फॉर्म टूट गई और वो बड़ी जोर से जमीन पर जाकर लगा। तेजस के जमीन पर गिरते ही रोहिणी घबराकर उसकी चिंता करते हुए एकदम से चिल्ला पड़ी। तेजस ध्यान से अपनी पत्नी को चिंता करते हुए देखकर तेजस ने एकदम से खड़ा होकर उसे शांत करते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तभी एकदम से दारा तेजी से रोहिणी को मारने के लिए उसकी तरफ गया। ये देखकर तेजस अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और बड़ी जोर से अपना हथौड़ा घुमाकर दारा की छाती पर वार किया। दारा सीधा जाकर एक पत्थर से टकराया और वो पत्थर चूर चूर होकर बिखर गया। रोहिणी इससे बुरी तरह से घबरा गई थी और उसे घबराया देखकर तेजस ने उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत रोहिणी, तुम दोनों अब बिल्कुल सेफ हो। अपने पति की आवाज सुनकर रोहिणी की जान में जान आए और उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। तभी वो देखती है कि तेजस के पीछे से एक मास्टर उस पर हमला करने के लिए आ रहा था। ये देखकर रोहिणी ने घबरा कर तेजी से कहा, तेजस अपने पीछे देखो। तेजस को पहले से ही इस बात का एहसास था और वो रोहिणी को पकड़कर एकदम से वहां से हटाकर थोड़ी दूर दूसरी तरफ ले गया। उस मास्टर का वो वार पूरी तरह से बेकार हो गया था और वो गुस्से से चिल्लाया, तेजस। दारा और उसके बाकी मास्टर एक साथ तेजस और रोहिणी की तरफ आने लगे थे। ये देखकर तेजस ने रोहिणी से कहा, ये सभी अब दोबारा से एक साथ हमला करने के लिए आ रहे हैं। तुम जितना जल्दी हो सके तरुण को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाओ और तब तक मैं इन सबको संभालता हूँ। ये इतने सारे हैं और सभी काफी ज्यादा ताकतवर है, आप इन्हें कैसे संभालेंगे? रोहिणी ने चिंता करते हुए पूछा। उसकी चिंता तुम मत करो, अभी तुम्हारा और हमारे बच्चे का यहाँ से सही सलामत जाना बहुत जरूरी है। अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गए तो ये आज कुछ भी कर सकते हैं, तेजस ने समझाते हुए बताया। पर मैं तुम्हें यहाँ अकेले इनके बीच में कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? तुम अकेले इनका कैसे सामना करोगे? रोहिणी ने फिक्र करते हुए कहा। मैंने बोला ना रोहिणी, मुझे कुछ नहीं होगा, ये कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। तुम तक पहुँचने से पहले इन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। रही मेरी बात तो तेजस ना किसी से डरा है और ना वो इन जैसों से इतनी आसानी से हार सकता है, फिर चाहे अकेला ही 10 से क्यों ना भिड़ना पड़े। जाओ और अपनी और तरुण की हिफाजत करो, तब तक मैं इन्हें निपटा कर आता हूँ, तेजस ने समझाते हुए कहा। तेजस की बात सुनकर रोहिणी तरुण को लेकर वहां से जाने लगी थी। उसे वहां से जाता देखकर दारा ने अपने एक मास्टर से कहा, घोस्ट मास्टर, उन्हें यहाँ से जाने नहीं देना और मेरे लिए उन्हें पकड़ कर लाओ। घोस्ट मास्टर ने जवाब दिया, मुझे बड़ी खुशी होगी मेरे महाराज। इतना कहकर घोस्ट मास्टर उनसे अलग होकर रोहिणी की तरफ तेजी से गया और ये देखकर तेजस ने अपने हथौड़े को जोर से जमीन पर पटक कर मारा। इससे जमीन में दरार खुलती चली गई थी। घोस्ट मास्टर के मुंह पर जमीन में से निकलकर एक पत्थर जोर से लगा और वो उल्टा दारा के पास जाकर गिरा। कहाँ कायरों की तरह भागने की तैयारी कर रहे थे घोस्ट मास्टर। जिंदगी में कभी मर्द बनकर भी किसी का सामना कर पाओगे? तेजस ने घोस्ट मास्टर का मजाक उड़ाकर कहा, तुझे पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी तेजस। अब तेरी पत्नी के साथ साथ तुझे और तेरे उस नन्हे से बच्चे को भी मरना पड़ेगा और इस सब का जिम्मेदार बस तू होगा।
घोस्ट मास्टर गुस्से से चिल्लाया और खड़ा होकर तेजस पर हमला करने के लिए भागा। उसकी इस बात से तेजस का गुस्सा भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। जैसे ही घोस्ट मास्टर ने तेजस पर हमला किया, एकदम से तेजस ने थोड़ा सा पीछे हटकर घुमाकर हथौड़ा उस पर सीधा दे मारा। हथौड़ा लगते ही घोस्ट मास्टर सीधा एक पत्थर पर जाकर लगा। इससे घोस्ट मास्टर के साथी मास्टर ब्लेड को गुस्सा आ गया। ब्लेड मास्टर ने जोर से गुस्से से चिल्लाकर कहा, तेजस अब तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। इतना कहकर मास्टर ब्लेड भी अब तेजस पर टूट पड़ा और उन दोनों के बीच में काफी भयंकर लड़ाई होने लगी। तेजस ब्लेड मास्टर से काफी ज्यादा ताकतवर था और उसकी रैंक भी उससे ज्यादा थी, इसलिए तेजस बड़े आराम से उसके सभी हमलों को झेल रहा था और फिर उसे भी तेजस ने घोस्ट मास्टर के पास जोर से देकर मारा। अब इसका बहुत हो गया है, चलो अब इस खेल को यही खत्म कर देते हैं। दारा ने अपने सभी साथियों से कहा, तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए दारा, और अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चला जाना चाहिए। तेजस ने कहा। तेजस की बात सुनकर दारा ने थोड़ा गुस्से में आकर कहा, मार्शल हॉल इतना कमजोर नहीं है कि किसी की इतनी सी धमकी से डर कर पीछे हट जाएगा। मुझे जो चाहिए वो मैं हमेशा लेकर ही रहता हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलो अब इसे यही खत्म कर देते हैं, सिर्फ मैं और तुम, देखते हैं कौन जीतता है। तेजस ने दारा को ललकारते हुए कहा, मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई भी एतराज नहीं है। दारा ने डरावनी सी मुस्कान देते हुए कहा। इतना कहकर दारा ने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा और उसके हाथों में एक गोल्डन रंग की चमकदार बड़ी तलवार आ गई। उसके बाद वो एकदम से तेजस पर टूट पड़ा। तेजस भी उस पर टूट पड़े थे और उनके बीच में भयानक लड़ाई होने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और नीचे खड़े होकर दारा के साथी उनकी लड़ाई देख रहे थे। उन दोनों की लड़ाई इतनी ताकतवर हो रही थी कि दूर से भी उसे देखा जा सकता था। आज दो महायोद्धा आपस में भिड़ रहे थे और धरती भी कांप उठी थी। रोहिणी अभी थोड़ी दूर ही पहुंची थी और उसे भी तेजस और दारा लड़ते हुए नजर पड़ गए थे। रोहिणी ने जब उन्हें लड़ता देखा तो वो तेजस के लिए फिक्र करने लग गई थी और फिर तेजस की बात याद करके तरुण को लेकर वहां से फिर से भागने लगी थी। तेजस और दारा दोनों ही कमाल के योद्धा थे और दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, पर तेजस कुछ ज्यादा ही गुस्से में था क्योंकि आज उसकी पत्नी और बच्चे के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। तेजस ने दारा पर काफी ताकतवर वार किया और दारा को इससे काफी नुकसान पहुंचा था। तेजस को खुद पर भारी पड़ता देखकर दारा ने अपने साथियों की तरफ इशारा किया और उसके साथियों ने एकदम से पीछे से तेजस पर वार कर दिया। तेजस उनके पीछे से किए वार से जोर से जमीन पर जाकर लगा। तेजस इससे थोड़ा घायल हो गया था, लेकिन वो अभी भी अपने हथौड़े को उठाकर लेने के लिए तैयार हो गया था। ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसे अब खत्म ही करना पड़ेगा। दारा ने अपने साथियों से कहा, तो अब इसे मौत के घाट सुला ही देते हैं और फिर इसकी पत्नी और बच्चे को देख लेंगे। ब्लेड मास्टर ने कहा। इतना कहकर उन सभी ने एक साथ अपनी आत्मा शक्ति को बाहर निकाल लिया और एक साथ तेजस पर टूट पड़े। तेजस ने उनसे बचने की काफी कोशिश की और उन्हें मारा भी, पर इस बार तेजस थोड़ा हल्का पड़ गया था। उन सभी ने अब एक साथ मिलकर बड़ी जोर से तेजस को मारा। ये इतना ताकतवर वार था कि तेजस वहां से सीधा भागती हुई अपनी पत्नी के पास जाकर गिरा। रोहिणी भी उसे देखकर घबरा गई। रोहिणी दौड़कर तेजस के पास आकर उसे खड़ा करते हुए पूछी, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तेजस ने अपने मुंह से खून थूक कर बताया। तुम्हें अभी तक किसी सेफ जगह पर पहुंच जाना चाहिए था। तेजस ने अपना हथौड़ा संभालते हुए रोहिणी से कहा, मैं उसी की कोशिश कर रही थी, पर आप अब काफी ज्यादा घायल हो गए हैं और अब आप उनसे लड़ नहीं पाएंगे। रोहिणी ने चिंता करते हुए कहा। तभी वहां पर दारा और उसके साथी आ गए और दारा ने रोहिणी को देखकर हंसते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि तुम अपने पति को छोड़कर अब तक तो कहीं छुप गई होगी, पर देखो तुम तो हमें दोबारा यही मिल गई। आज ऊपर वाला भी हमारे ऊपर ही मेहरबान है। अभी इतनी जल्दी नहीं दारा, जब तक मैं जिंदा खड़ा हूँ तब तक अगर तू इसे छू भी जाए तो मैं तुझे मर्द समझ लूंगा। तेजस ने अपना हथौड़ा उठाकर कहा। इतना सुनते ही दारा और उसके साथी सभी एक साथ तेजस पर टूट पड़े। तेजस रोहिणी को पीछे हटाकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ गया, लेकिन वो काफी घायल हो चुका था। दारा और उसके साथियों ने इस बार उसे बहुत मारा। तेजस ने भी उन सबको बहुत मारा, पर इस बार तेजस उन सब के सामने ज्यादा टिक नहीं पाया और सीधा मुंह के बल जमीन पर अपनी पत्नी के पास आकर गिरा। इस बार तेजस उठ नहीं पाया और उसके शरीर से काफी ज्यादा खून बहने लग गया था। ये देखकर रोहिणी की आंखों में आंसू भर आए थे। तभी दारा ने रोहिणी की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या बोला था तूने? जब तक तू जिंदा है मैं इसे छू नहीं सकता। छूना तो छोड़, इसे अभी तेरी आंखों के सामने मारकर दिखाता हूँ। दारा रोहिणी की तरफ आ ही रहा था कि तभी रोहिणी ने गुस्से से भरकर कहा, जैसा कि मेरे पति ने कहा तू मुझे छू भी नहीं सकता। इतना कहकर रोहिणी ने अपने एक हाथ से अपनी तरफ आते दारा पर एक ऊर्जा छोड़ दी और दारा एकदम से जोर से जाकर अपने साथियों से टकराया और वो सब दारा के साथ साथ जमीन पर घिसट गए। ये देखकर तेजस ने जल्दी से खड़ा होने की कोशिश की, पर वो फिर से जमीन पर गिर गया। रोहिणी ने अपनी आंखों में आंसू भरे तेजस की तरफ देखकर कहा, मुझे माफ कर देना तेजस, मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, पर अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है।
मेरी वजह से तुमने बहुत दुख सहे है और मैं तुम्हें ऐसे और कुछ सहता नहीं देख सकती। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है। मैं मरने के बाद भी उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। ऊपर वाला भी क्या खेल खेलता है। हम दोनों की जिंदगी में खुशियां आई भी तो बस कुछ पल के ही लिए, और अब उसे ये पल भर की खुशियां भी मंजूर नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर अब मुझे ये करना ही होगा। मुझसे वादा करो कि हमारे बच्चे को हमेशा सबसे बचा कर रखोगे और उसे हमेशा खुश रखोगे। इसे कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगे, वादा करो। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो रोहिणी, प्लीज ऐसा मत करो। तेजस ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे माफ कर दो तेजस, पर अब तुम्हें और हमारे बच्चे को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, रोहिणी ने रोते हुए कहा। इतना कहकर रोहिणी ने अपनी गोदी में लिए हुए अपने बच्चे के माथे को चूमकर उससे कहा, तुम्हें एक दिन बहुत ताकतवर इंसान बनना है मेरे बेटे। इस दुनिया से इन सभी बुराइयों को जड़ से खत्म करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर रोहिणी ने तरुण को तेजस के पास जमीन पर लेटा दिया और अपने आंसू पोंछकर खुद को सेक्रीफाइस करने लग गई। दारा और उसके सभी आदमी ने एक साथ रोहिणी को रोकने के लिए उस पर झपट्टा मारा, पर एकदम से रोहिणी के शरीर में से एक ताकतवर ऊर्जा की फोर्स निकली और वो सभी दूर दूर जाकर गिरा। वो दोबारा उठकर रोहिणी की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे, पर रोहिणी के शरीर में से ऊर्जा का बहाव इतना तेज निकल रहा था कि वो रोहिणी के थोड़े भी करीब नहीं जा पा रहे थे। रोहिणी अपने बेटे और पति को बचाने के लिए अपना बलिदान देने लग गई थी और इससे आसमान में बादल घुटने लगे थे। बिजली चमकने लग गई थी, चारों तरफ तूफान आना शुरू हो गया था। तेजस ने भी बैठा होकर रोहिणी को रोकने के लिए उसकी तरफ घुटनों के बल बढ़ने की कोशिश की, पर वो भी उसके करीब नहीं जा पाया। तभी रोहिणी के शरीर से लाल ऊर्जा निकलने लगी। ऊपर आसमान पर एक गोल लाल रंग की रिंग बनना शुरू हो गई। तभी रोहिणी के शरीर से एक तेज रोशनी चमकती लगी, जिस वजह से कोई उस तरफ देख नहीं पाता, और फिर एकदम से सब शांत हो गया। इससे तेजस की आंखों से एकदम से आंसू निकल आते हैं और वो तेज आवाज में रोते हुए चिल्लाकर पुकारता है, रोहिणी। रोहिणी के बलिदान के बाद उसकी जगह पर एक नीला छोटा पौधा बन गया था। तेजस उसे देखकर अपने बहते आंसू रोक नहीं पाया। तभी आसमान में बनी लाल रिंग तेजस के अंदर समानी शुरू हो गई। ये देखकर दारा, घोस्ट मास्टर और ब्लेड मास्टर तीनों उसे मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागे। वो तीनों जैसे ही तेजस के करीब आए तो एकदम से तेजस के शरीर से एक ताकतवर फोर्स निकली, जिसने उन तीनों को ही पीछे फेंक कर मारा। वो तीनों काफी दूर हवा में धकेले गए, पर उन्होंने गिरने से खुद को संभाल लिया। पल भर में तेजस के अंदर वो लाल रिंग पूरी तरह से समा गई और इसी के साथ तेजस की सोल पावर भी बढ़ गई। तेजस के शरीर में लाल रंग की ऊर्जा लाल रंग की बिजली के साथ दौड़ने लग गई थी। तेजस की आंखें गुस्से में आग की तरह जलने लग गई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल पड़ गई थी। तेजस से थोड़ी दूर पड़े उसके हथौड़े के अंदर भी लाल रंग की ऊर्जा और बिजली दौड़ने लग गई थी और हथौड़ा हवा में उठने लग गया था। हथौड़ा एकदम से तेजस के हाथ में उड़कर आ गया। तेजस के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और काफी बढ़ गई और ये देखकर दारा और उसके बाकी मास्टर घबरा गए। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तुम्हारी वजह से आज मेरी पत्नी मुझसे और मेरे बच्चे से दूर हो गई। अब यहाँ से मैं तुम में से एक को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। उसकी मौत का बदला तुम अपनी जान देकर चुकाओगे, तेजस ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। इतना कहकर तेजस और ऊपर हवा में उड़ने लग गया और वहां जोर का तूफान आना शुरू हो गया। ये देखकर दारा ने अपने साथियों से पूछते हुए कहा, ये आखिर अब करने क्या वाला है। दारा ने अभी ये पूछा ही था कि तेजस ने एकदम से अपनी गॉड फॉर्म को बाहर निकाल लिया और इस बार उसकी गॉड फॉर्म पहले से ज्यादा बड़ी और ताकतवर दिखाई दे रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये इसने कैसे किया? इतनी बड़ी और ताकतवर गॉड फॉर्म नामुमकिन, दारा ने हड़बड़ाते हुए कहा। मैं तुम सबको आज यही खत्म कर दूंगा दारा, तेजस ने गुस्से में कहा। इतना कहकर तेजस ने अपने गॉड फॉर्म वाले शरीर से अपने उस बड़े हथौड़े को उठाया और पीछे की तरफ खींचकर जोर से वार कर दिया। इससे बचने के लिए मार्शल हॉल के सभी लोगों ने एक साथ अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तेजस के इस वार को रोकने की कोशिश की और एक बड़ी सी शील्ड भी बना ली। पर इस बार वो सभी तेजस के सामने कमजोर पड़ गए। वो सभी साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ तेजस के हथौड़े को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेजस का ये वार उनसे काफी ज्यादा ताकतवर था। वो सभी इस वार को रोक नहीं पाते और हथौड़ा उन पर बड़ी जोर से लगा। तेजस के इस वार से उनकी शील्ड टूट गई और वो सभी इस वार की फोर्स से दूर दूर जाकर गिरे। तुम्हें भी आज यही मरना होगा, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, तेजस ने फिर से गुस्से से कहा और दोबारा से हथौड़े को उठाकर उन पर देकर मारा। ये वार दारा और उसके साथी मास्टर्स पर काफी भारी पड़ गया और उनके मुंह से खून बाहर निकल आए। वो सभी अब उठने की हालत में नहीं थे। इस पर तेजस अपना तीसरा सबसे ताकतवर वार उन पर करने को तैयार हो गया और अपने हथौड़े को पूरा पीछे ले गया और पूरी ताकत से दारा और उसके साथियों को मारने के लिए आगे की तरफ लाने लगा। दारा और उसके सभी साथी तेजस के इस वार को पहचान गए और तभी दारा ने सभी से कहा, अब हम इससे नहीं लड़ पाएंगे,
ये काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है और अगर उसका ये वार हमें लगा तो हम पक्का मारे जाएंगे, तो अब बेहतर यही है कि हम सब यहाँ से भाग चले। वैसे भी हमें जो चाहिए था वो तो अब वैसे भी नहीं रहा। दारा की बात सुनकर उसके सभी साथियों ने हाँ में अपना सिर हिलाया और तेजस का वो वार लगने से पहले ही वहां से एकदम से गायब हो गए। उनके भाग जाने के बाद तेजस का वार खाली जमीन पर बहुत जोर से लगा। उसका वार इतना ताकतवर था कि धरती ही फट गई, पर उससे पहले ही दारा और उसके सभी साथियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचा ली थी। ये देखकर तेजस ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, आह मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा दारा। काय कहीं के। तरुण नीचे धरती पर लेटा हुआ था और अब उसने रोना शुरू कर दिया था। तेजस का ध्यान अपने गुस्से से हटकर अपने रोते हुए बच्चे पर गया। वो शांत होकर फिर से नॉर्मल हो गया और अपने बेटे को अपनी गोद में उठा लिया। अपने पिता की गोद में आते ही तरुण बिल्कुल चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। उसे ऐसे मुस्कुराता देखकर तेजस के चेहरे से गुस्सा चला गया और वो अब उस नीले रंग के पौधे के पास गया जो रोहिणी के बलिदान के बाद उसकी जगह पर बन गया था। तेजस ने अपने हथौड़े को अपनी शक्ति से वापस अंदर समा लिया और एक हाथ में उस पौधे और दूसरे में अपने बेटे को लेकर तेजस वहां से चला गया। शहरों से काफी दूर जंगल के बाहरी किनारे पर एक गांव था जिसका नाम संतों का गांव था। तेजस नहीं चाहते थे कि किसी को भी उनका पता लगे, इसलिए तेजस पौधे को जंगल में ही एक जगह गाड़कर उस गांव में रहने के लिए चले गए। ये गांव बहुत छोटा था, यहाँ पर सिर्फ आम किसान लोग ही रहते थे, इसलिए तेजस ने अपनी सोल को अपने अंदर ही छिपा लिया। वहाँ गांव का मुखिया तेजस और गोद में लिए बच्चे से मिला। मुखिया को एक कहानी बताकर तेजस अपनी असली पहचान छिपा ली। ये बात उसने मुखिया को बिल्कुल सही बताया कि तरुण की माँ किसी की वजह से मारी गई और अपने आप को एक लोहार बताया। गांव का मुखिया एक नेक दिल आदमी था जिसने नन्हे तरुण पर तरस खाकर गांव से थोड़े ही बाहर नदी के पास बने घर को तेजस को सौंप दिया। तेजस ने अब यहीं रहकर लोहारी की और अपने बेटे को भी पाला। तरुण की देखरेख करने और तेजस का हाल जानने के लिए मुखिया भी वहां हर रोज आ जाया करते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए। तेजस सिर्फ लोहारी करके किसानों के लिए औजार बनाते और अपने बेटे का ध्यान रखते, लेकिन अपनी बीवी को खोने का गम उनकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था, जिससे उन्हें शराब की लत लग गई। तेजस को गम में लगी शराब की लत से तरुण की परवरिश में कमी आ गई। मुखिया ने तेजस को बहुत समझाया, लेकिन ना मानने पर वो खुद तरुण के खाने पीने के लिए खाना और उसकी देखरेख के लिए वहां ज्यादा समय देने लगे। हालांकि जब वो वहां नहीं होते थे तो शराब के नशे में होने के बाद भी तेजस अपने बच्चे का ध्यान रखते, क्योंकि वो कितनी भी क्यों ना पी ले उन्हें ज्यादा असर नहीं होता था। ऐसे ही समय बीतता गया और तरुण धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। ऐसे ही जिंदगी चलती रही और 6 साल कब बीत गए इसका पता ही नहीं चलता। 6 साल बाद इस सब को हुए 6 साल बीत चुके थे और अब तरुण 6 साल का हो चुका था। जैसे जैसे तरुण बड़ा हो रहा था उसे अपने पिछले जन्म की बातें धीरे धीरे याद आती जा रही थी। पिछले जन्म में उसके साथ क्या हुआ था ये अभी तक उसकी यादों में धुंधलाया हुआ था, पर पिछले जन्म में उसने जो तकनीक सीखी थी और उसको धीरे धीरे याद आ रही थी। हर रोज की तरह तरुण दूर एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर ध्यान लगाकर पिछले जन्म की तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। तरुण ने अपने पिछले जन्म को याद करता हुआ मन ही मन कहा, उस दिन के बाद आज मैं यहाँ एक बच्चे के रूप में हूँ और पता नहीं क्यों बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझे काफी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। इस दुनिया को गॉड्स लैंड कहा जाता है। जब भी यहाँ कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे अपनी एक एबिलिटी को जगाना पड़ता है, जिसे यहाँ पर आत्मा शक्ति बोला जाता है। तरुण अपनी आंखें बंद किए ध्यान लगा रहा था, तभी जंगल में से कुछ नीले पौधों में से एक ऊर्जा निकलकर तरुण के शरीर के अंदर समाने लगी और तरुण अपने सामने एक कमल को बनाने की कोशिश में जुट गया, पर वो इस बार भी नाकाम हो गया। अरे नहीं, मैं आज फिर से नाकाम हो गया। मैं मान कबीले के पहले स्तर को भी पार नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले 3 महीनों से यही चलता आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि पर्पल आंखें भी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। लगता है कि अभी तक मैं अपने आप को उस पिंजरे से अच्छे से आजाद नहीं करा पाया हूँ जो मुझे जल्दी से सीखने में मदद करेगा। ये दुनिया पिछली दुनिया से काफी अलग है और यहाँ पर योद्धाओं के 9 लेवल होते हैं और मैं अभी तक पहले पर ही हूँ। चलो अब मुझे काफी देर हो गई है, मुझे अब घर वापस चलना चाहिए। तरुण ने मन ही मन कहा और पहाड़ी से भागकर अपने घर की तरफ वापस जाने लगा। आज पूरे गांव में बस एक बात पर ही चर्चा चल रही थी कि कोई सूर्या नाम का मास्टर उनके गांव में बच्चों की आत्मा शक्ति को जगाने के लिए आ रहा था। तरुण भी पहाड़ी से भागकर अपने गांव की तरफ तेजी से आ रहा था और वो शायद अभी इस बात से अनजान था। गांव का बूढ़ा मुखिया सभी को उस मास्टर के आने की जानकारी दे रहा था और उनसे उनके बच्चों को पुराने मंदिर में भेजने के लिए कह रहा था, ताकि वो मास्टर उन सभी बच्चों की आत्मा शक्ति को जगाकर चेक कर सके। तरुण भी गाँव के बीच से होता हुआ गाँव के दूसरी तरफ नदी के पास बने एक पुराने लड़की के घर के पास पहुंच गया था और दरवाजे से अंदर घुसता हुआ कहता है, पापा देखो मैं घर वापस आ गया। उसके पिता कुर्सी पर बैठे हुए मेज पर अपने हाथ मुंह रख कर सोए पड़े थे। तरुण अब उनके लिए सुबह का नाश्ता तैयार करने लगा और उनके पास मेज पर खाना रख दिया।
तरुण ने पिताजी को जगाते हुए कहा, पिताजी सुबह हो गई है और खाने का समय भी हो गया है, चलो उठो और नाश्ता कर लो। तरुण की आवाज सुनकर उसके पिता अपनी आंखें मसलते हुए बैठे होने लगे। पिताजी ने जम्भाई लेते हुए कहा, सुबह भी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। शायद इसलिए क्योंकि आपने देर रात तक काम जो किया था, तो इसलिए आप थककर शायद लेट सोए होगे, तरुण ने कहा। इतना कहकर तरुण ने बर्तन लेकर उसमें अपने और अपने पिता के लिए खाना डाल दिया और अपने पिता को खाना देकर खुद भी बैठकर उनके साथ खाना खाने लगा। तभी किसी ने बाहर से उनके घर के दरवाजे को खटखटाया। तरुण उठकर दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोलकर देखा कि गांव के मुखिया वहां खड़े हुए थे। उन्हें देखकर तरुण ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम दादाजी। जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो, मुखिया ने आशीर्वाद देते हुए कहा। मुखिया ने आगे पूछा, तरुण बेटा तुम्हारा पिता कहाँ है? अंदर नाश्ता कर रहे हैं, तरुण ने बताया। इतना सुनकर मुखिया घर के अंदर घुस गए और तरुण के पिता से कुछ कहने ही वाले थे कि तभी तरुण के पिता ने उन्हें टोक कर कहा, मुझे पता है कि आप यहाँ तरुण को लेने आए हैं ताकि नॉर्डिंग शहर से आने वाले मास्टर से इसकी आत्मा शक्ति को जागृत करवा सको। हाँ बिल्कुल सही कहा, मुखिया ने जवाब दिया। अब पिताजी ने तरुण की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर दोपहर के खाने तक वापस आ जाना। तरुण ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और मुखिया के साथ वहां से चला गया। मुखिया तरुण और गांव के कई बच्चों को लेकर पुराने मंदिर पहुंच गया। मैं 6 साल का हूं और आज अपनी आत्मा शक्ति को जगाने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ सब कहते हैं कि किसी की भी आत्मा शक्ति कुछ भी निकल सकती है, पता नहीं मेरी क्या निकलेगी, तरुण ने मन ही मन चिंता करते हुए खुद से कहा। मुखिया मंदिर के बीचों बीच रखे एक टूटे पत्थर के सामने आकर रुक गया। उस पर पड़े एक गड्ढे जैसे टूटे निशान को दिखाकर बच्चों को बताते हुए कहा, बच्चों ये निशानी हमारे गांव में एक महात्मा के द्वारा छोड़ी गई है, जब उन्होंने अपने एक ही हाथ के वार से इस पत्थर से बने पिलर को तोड़कर गिरा दिया था। ये सुनकर सभी बच्चे बड़े आश्चर्य से उस पत्थर की तरफ देखने लगे। तभी तरुण को वहां किसी के अचानक से आने की आहट हुई और तरुण ने अपनी तिरछी नजर से उस तरफ देखा। तभी एक आदमी बड़ी तेजी से बाहर की तरफ से मंदिर के ऊपर से होकर नीचे की तरफ बड़े प्यार से कूदकर जमीन पर उतर गया। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही मास्टर था जो आज बच्चों की आत्मा शक्ति को जगाने के लिए गांव में आने वाला था। मास्टर बड़े ही आराम से ऊपर से कूदकर नीचे उतर गया और फिर तभी सभी बच्चों और मुखिया का ध्यान उस तरफ चला गया। उस मास्टर की उम्र करीब 21 साल के करीब थी और वो एक दरवाजे के पास खड़ा होकर पहले सभी बच्चों पर नजर डालने लगा। तभी गांव के मुखिया ने आगे आकर मास्टर सूर्या से कहा, हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आप यहाँ आए। आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें इसे अभी शुरू करना होगा, मास्टर सूर्या ने थोड़े सख्त मिजाज से कहा। उसकी बात सुनकर मुखिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर पीछे बच्चों की तरफ मुड़कर उन्हें बताते हुए कहा, बच्चों ये युद्ध कला के मास्टर सूर्या है जो नॉर्डिक शहर से यहाँ तुम्हारी आत्मा शक्ति को जगाने आए हैं। आत्मा शक्ति के जागृत होते समय अच्छे से ध्यान लगाना। मुझे उम्मीद है कि तुम में से ही कोई एक आत्मा शक्ति का गुरु जरूर बनेगा। मुखिया की ये बात सुनकर मास्टर सूर्या ने दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर जाते हुए कहा, शायद पिछले साल भी आपने यही कहा था। क्या आपको लगता है कि एक आत्मा गुरु बनना इतना आसान है? मैं पिछले 6 गांव से बच्चों को चेक करके आया हूं और उनमें से एक के भी पास आत्मा शक्ति नाम की चीज भी नहीं थी। अब मैं समझा केवल बड़े समुदायों से ताल्लुक रखने बच्चे ही आसानी से आत्मा गुरु बन पाते हैं। हम जैसे लोगों के लिए तो ये काफी कठिन है, मुखिया ने मास्टर सूर्य की बात सुनकर कहा। ये सुनकर वो मास्टर सीधा कमरे के अंदर चला गया और उसके अंदर जाने के बाद मुखिया ने भी सभी बच्चों को अंदर उस कमरे में भेज दिया और खुद बाहर खड़ा होकर बच्चों के बाहर आने का इंतजार करने लगा। बच्चों के कमरे के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया और मुखिया बाहर वहीं बैठ गया। वो कमरा अंदर से काफी आलीशान बना हुआ था और सभी बच्चे उसमें इधर उधर चीजों को छेड़ते हुए घूमने लग गए। मास्टर सामने बनी कुछ लकड़ियों की सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया और पीछे मुड़कर सभी बच्चों से कहा, सभी बच्चे एक साथ लाइन में आकर खड़े हो जाओ। उसकी आवाज सुनकर इधर उधर घूमते हुए सभी बच्चे झट से आकर एक कतार में खड़े हो गए। मास्टर ने आगे बताते हुए कहा, मेरा नाम सूर्या है और मैं 26 लेवल का आत्मा गुरु हूँ। आज मैं यहाँ तुम्हारी आत्मा शक्ति को जगाने में तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब मैं एक एक करके तुम सभी की आत्मा शक्तियों को जगाऊंगा। इतना कहकर मास्टर सूर्या ने अपने हाथ से कुछ पत्थरों को सामने हवा में फेंक दिया और वो सभी गोलाकार में बच्चों के सामने घूमने लग गए। ये देखकर सभी बच्चे सरप्राइज हो गए। तभी मास्टर सूर्या ने दोबारा से कहा, याद रखना बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इतना कहकर मास्टर सूर्या ने लाइन में पहले स्थान पर खड़े एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम चलो आगे आओ। मास्टर की बात सुनकर वो बच्चा आगे आ गया और घूमते हुए उन पत्थरों के बीच में आकर खड़ा हो गया। तभी मास्टर सूर्या ने अपने हाथों से ऊर्जा एक पत्थरों पर छोड़ते हुए उस बच्चे से कहा, बिल्कुल भी मत डरना, अपनी आंखें बंद करो और इसे महसूस करो। मास्टर की बात सुनकर उस बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और घूमते हुए पत्थर थोड़े नीचे आकर उसकी छाती के दायरे में आकर घूमने लगे।
मास्टर सूर्या ने तभी अपनी आत्मा शक्ति को बाहर निकाल लिया और एक बड़े से भेड़िए में बदल गए। ये देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा डर गए और गोले के अंदर खड़ा हुआ बच्चा डरकर पीछे हटने लगा, पर तरुण बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था और बाकी बच्चों की तरह इससे बिल्कुल भी नहीं घबराता। गोले में खड़े बच्चे को पीछे हटते देखकर भेड़िए में तब्दील हुए मास्टर सूर्या ने कहा, हिलो मत बच्चे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये मेरी आत्मा शक्ति है जो कि एक भेड़िए की है, इससे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम में से कोई भी आत्मा गुरु बन तो तुम भी इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर पाओगे। एक इंसान एक भेड़िए में बदल गया, नहीं, उसके पास भेड़िए की शक्ति है। एक आत्मा गुरु को अपनी शक्ति को ऐसे इस्तेमाल करता देखकर काफी अच्छा लगा। तरुण ने मन ही मन खुद से कहा। अब सोल मास्टर सूर्या ने ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए अपनी शक्ति की ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ा दी, जिससे गोले के अंदर खड़ा हुआ बच्चा धीरे से ऊपर हवा में उठने लगा। अपना सीधा हाथ आगे करो और मुझे अपनी आत्मा को दिखाओ, मास्टर सूर्या ने उस बच्चे से कहा। मास्टर की बात सुनकर उस लड़के ने अपने सीधे हाथ को आगे किया और एकदम से एक दराती निकलकर उसके हाथ से बाहर आ गई, जिसे देखकर मास्टर सूर्या ने बताते हुए कहा, ये एक टूल सोल है, तुम अपनी इस आत्मा का एक हथियार के रूप में तो इस्तेमाल कर पाओगे, पर चलो अब देखते हैं कि तुम्हारी इस आत्मा में थोड़ी बहुत पावर है या नहीं। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम अपनी इस टूल सोल को एक बार सोल मास्टर की तरह तैयार कर पाओगे। इतना कहकर मास्टर ने अपने हाथ से एक नीले रंग का गोला निकालकर उस बच्चे के सामने हवा में छोड़ दिया। उस गोले को देखकर उस लड़के ने हैरान होकर पूछा, मास्टर, मुझे अब क्या करना होगा? अपनी आत्मा को फिर से वापस रखो और अपने उसी हाथ को इस गोले पर रखो, मास्टर सूर्या ने समझाकर बताया। उनकी बात सुनकर वो बच्चा अपनी दरांती की आत्मा को वापस रखने की कोशिश करने लगा और वो इसमें कामयाब भी हो गया। उसके बाद उसने अपने सीधे हाथ को अपने सामने उड़ रहे नीले गोले पर रख दिया। तुम्हारे पास थोड़ी सी भी पावर नहीं है, तुम एक आत्मा गुरु नहीं बन सकते, वापस जाकर खड़े हो जाओ, मास्टर सूर्या ने निराश होकर बताया। उसके बाद मास्टर सूर्य ने एक एक करके सभी बच्चों को ऐसे ही चेक किया और सभी बच्चों के पास खेती बाड़ी से जुड़ी हुई आत्मा ही निकली। ये सभी बस यूजलेस मार्शल आत्माएं हैं, ना ही इनसे किसी पर वार किया जा सकता है और ना ही अपने आप को इनकी मदद से बचाया जा सकता है, मास्टर सूर्या ने निराश होकर मन ही मन कहा। सभी बच्चों को उन्होंने चेक कर लिया था और सभी के पास इसी तरह की मार्शल आत्मा मिली थी। अब बस तरुण और एक लड़की बचे हुए थे। तरुण सबसे आखिर में खड़ा हुआ था, इसलिए वो लड़की तरुण से पहले अपनी आत्मा को जागृत कराने के लिए आगे आ गई। वो लड़की गोले के अंदर जाकर खड़ी हो गई और अपना सीधा हाथ आगे करके अपनी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ से एक नीला पौधा निकलकर सामने आ गया, जिसे देखकर मास्टर सूर्या ने बताते हुए कहा, नीले पौधे की आत्मा, ये भी एक यूजलेस मार्शल आत्मा ही है। इसके बाद मास्टर उस लड़की की आत्मा शक्ति को चेक करने लगे और बाकी बच्चों की तरह उस लड़की के पास भी कोई पावर नहीं थी। वो लड़की भी अब निराश होकर वापस लाइन में आकर सबके साथ खड़ी हो गई। अब बस अकेला तरुण ही बचा था और वो भी बिना कोई समय गवाए आगे जाकर मास्टर के सामने उस गोले में खड़ा हो गया। गोले के अंदर जाते ही तरुण के शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा घूमनी शुरू हो गई और वो भी ऊपर हवा में उठना शुरू हो गया। मुझे ये हल्का सा गर्म महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ अनलॉक हो गया हो, तरुण ने मन ही मन कहा। मास्टर को भी तरुण के अंदर छिपी किसी ऊर्जा का एहसास हो रहा था और उन्होंने हैरानी के साथ तरुण को देखते हुए मन ही मन कहा, इस बच्चे के पास कुछ तो सबसे अलग है। तभी तरुण ने अपना सीधा हाथ आगे किया और उसके हाथ से भी एक नीले रंग का पौधा निकलकर बाहर आ गया, जिसे देखकर मास्टर सूर्या ने कहा, नीला पौधा, एक और बेकार की मार्शल आत्मा। उनका सभी का ध्यान बस तरुण के सीधे हाथ पर ही था, पर अचानक से तरुण के उल्टे हाथ में एक नीला हथौड़ा निकलकर बाहर आ गया था। उस पर किसी का भी ध्यान नहीं था, इसलिए तरुण ने अपनी मुट्ठी भींचकर उसे वापस से छुपा लिया और बड़ी हैरानी के साथ अपने उल्टे हाथ की तरफ देखा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दोबारा इस गांव में आकर बस अपना समय ही बर्बाद किया है, मास्टर सूर्या ने निराश होकर कहा। मास्टर की बात सुनकर सभी बच्चों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी मास्टर सूर्या ने तरुण के चारों तरफ घूमते हुए अपने पत्थरों को वापस खींच लिया और सभी बच्चों से कहा, चलो ठीक है बच्चों, अब तुम सब वापस जा सकते हो। ये सुनकर सभी बच्चे अपनी गर्दन नीचे झुकाकर वापस बाहर की तरफ जाने लगे, पर तरुण वहीं खड़ा हुआ था और उसने मास्टर सूर्या से कहा, आपने सभी की आत्मा पावर को चेक किया, पर आपने अभी तक मेरी पावर को चेक नहीं किया है। भूल जाओ बच्चे, मैंने आज तक किसी भी नीले पौधे की आत्मा वाले बच्चे की पावर नहीं देखी, मास्टर सूर्या ने जवाब देकर कहा। मुझे एक बार कोशिश तो करने दीजिए, तरुण ने कहा। तरुण की बात सुनकर मास्टर सूर्या ने अपने हाथ में नीले रंग का गोला पकड़े ही तरुण की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, ये बच्चा बाकियों से कुछ अलग है। मास्टर सूर्या ने आगे तरुण की तरफ गोले को भेजते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। नीले रंग का गोले तरुण के ठीक सामने आकर रुक गया और तरुण अपना सीधा हाथ उस गोले पर रखकर ध्यान लगाने लगा। तरुण के शरीर से भरी मात्रा में ऊर्जा उस गोले पर पड़ना शुरू हो गई और वो गोला बहुत जोर से चमकने लगा।
ये देखकर मास्टर सूर्या की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने हैरान होकर मन ही मन कहा, जब भी मेरी से क्रिस्टल बॉल धीमी चमकती है, इसका मतलब कि सामने खड़े इंसान के अंदर सोल पावर है, पर अब ये इतने तेज चमक रही है, तो क्या ये बच्चा? पर ये कैसे हो सकता है? इतना सोचने के बाद मास्टर अपने ख्याल से बाहर आया और एकदम से एक हल्का सा झटका देकर तरुण को बॉल से पीछे कर दिया। मास्टर सूर्या ने तरुण को बताते हुए कहा, बच्चे तुम पूरी आत्मा शक्ति के साथ पैदा हुए हो। इस पर तरुण हैरान होकर उनसे पूछता है, पूरी आत्मा शक्ति मतलब? पूरी आत्मा शक्ति का मतलब है कि या तो अभी तक किसी भी बच्चे के पास आत्मा शक्ति के नाम पर ना के बराबर भी पावर नहीं थी, पर तुम्हारे पास पावर भी है और वो पावर अपने मैक्सिमम लेवल पर है, यानी तुम पावर के 10वें लेवल पर हो, जो इस चरण का आखिरी लेवल होता है। अगर तुम्हारे पास हम सब की तरह थोड़ी बहुत पावर होती तो तुम्हें मेडिटेशन के द्वारा उसे बढ़ाना पड़ता, पर तुम्हें उसकी अब कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि तुम जन्म से ही फुल सोल पावर के साथ पैदा हुए हो और आगे इससे तुम्हें काफी फायदा होने वाला है। मास्टर सूर्या ने समझाकर बताते हुए कहा, मैक्सिमम सोल पावर, उस क्रिस्टल बॉल ने मेरी अंदरूनी मार्शल आर्ट को अपने अंदर समा लिया। क्या इस दुनिया में सोल पावर की तुलना अंदरूनी मार्शल आर्ट से की जाती है? तरुण ने मन ही मन खुद से कहा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए आप हमारी चैनल लिंक ऑडियो स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।